आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं फिर से एक नया स्टोरी लेके आया हूँ। हालांकि ये स्टोरी नहीं है, ये एक साइंस का टॉपिक है जिसे हम लोग अपनी इंग्लिश ट्रांसलेशन में और इंग्लिश सीखने में करेंगे, जिसमें हम लोग साइंस भी सीखेंगे और साथ में इंग्लिश भी सीखेंगे। तो यहाँ हम ट्रांसलेट भी करेंगे, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे और साइंस का जो टॉपिक है हम इसे भी आसानी से यहाँ पे समझ सकेंगे। तो आइए बिना देर किए हम इसे शुरू करते हैं, जिसका हेडिंग है व्हाट कॉजेज एन इको। इको मीन्स आपको पता होगा पहले से, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं। इको का ऐसे मीनिंग होता है गूंज। जैसे हम कोई भी साउंड बोलते हैं जो दीवार से टकरा के फिर से आती है, तो उसे हम बोलते हैं इको, या फिर इसे हिंदी में गूंज या प्रतिध्वनि बोलते हैं। ठीक। तो व्हाट कॉजेज एन इको यानी कि एक प्रतिध्वनि या एक गूंज के क्या कारण है। तो ये साइंटिफिक टॉपिक है, ये साइंस का टॉपिक है, फिजिक्स का है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और ट्रांसलेशन भी समझेंगे। तो आप इसके जो टफ वर्ड्स हैं आप उस पर ध्यान देंगे, जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए। साथ साथ फिजिक्स के अलावा आपको अंग्रेजी भी सीखने में सहायता मिल सके। तो आइए बिना देर किए हम इसे सीखते हैं, शुरू करते हैं। टुडे यानी कि आज, when you have a question with respect to nature, when यानी जब, you have a question यानी जब तुम्हारे पास एक प्रश्न हो, with respect to nature यानी प्रकृति के बारे में या प्रकृति के सम्मान में। रिस्पेक्ट मीन्स होता है सम्मान, नेचर मीन्स प्रकृति, प्रकृति मीन्स हमारे आसपास जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानों के द्वारा मशीनों से नहीं बनाए गए हैं, उसे हम नेचर बोलते हैं। जैसे मिट्टी, हवा, पेड़ पौधे, नदियाँ, समुद्र, धूल, कण, ये सारी चीज़ें नेचर है, नेचर का हिस्सा है, या इसे नेचुरल भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो कुछ भी होता है जो हम बनाते हैं, जैसे कपड़े, वो आर्टिफिशियल है, वो नेचुरल नहीं। पेन नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। ये बुक, ये भी नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल। फैन इसी तरीके से ये भी आर्टिफिशियल है। तो जो हमने नहीं बनाया वो पहले से ही यहाँ बना हुआ था, हमारे जन्म से पहले, और हमारे नहीं रहने पर भी हुआ है, तो उसे हम नेचर बोलेंगे या फिर नेचुरल बोलेंगे। तो व्हेन यू हैव ए क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू नेचर, जब आपके पास एक प्रश्न होता है प्रकृति के सम्मान में, you expect to get a true scientific answer. आप, you means आप, expect means उम्मीद करते हैं, expect का means होता है उम्मीद करना या आशा करना। To get a true, to यानी आप उम्मीद करते हैं कि आप एक सत्य और वैज्ञानिक उत्तर पाएंगे या फिर पाते हैं। बट लेकिन इन एंशियंट टाइम, एंशियंट का मतलब है पुराने समय में या फिर प्राचीन काल में, पीपल वुड मेक अप लीजेंड्स टू एक्सप्लेन थिंग्स। लोग जो हैं वो क्या करते थे, किंवदंतियाँ बनाया करते थे। जैसे जो चीज़ नहीं उन्हें दिख रहा है उसके बारे में कुछ एक दिव्य चरित्र, किंवदंती का मतलब है एक दिव्य चरित्र की रचना करते ना, अपने मन से ही बना देना, उसे किंवदंती बोलते हैं। जैसे मान लीजिए वायुदेव, जिससे उसे किसी ने देखा नहीं है वायुदेव को, लेकिन वो किंवदंतियों में है कि ऐसे इस तरीके से बताया जाता है कि वायुदेव थे, उनकी 2 हाथ पैर थे, उनके बड़े बड़े बाल थे। तो उसे क्या लेजेंड्स बोलते हैं या फिर उसे किंवदंती बोलते हैं। तो पीपल वुड मेक अप लेजेंड्स टू एक्सप्लेन थिंग्स। तो पुराने ज़माने में लोग किसी चीज़ को वर्णन करने के लिए, एक्सप्लेन का मतलब होता है वर्णन करना, किसी चीज़ का वर्णन करने के लिए, उसको साफ साफ समझाने के लिए लेजेंड्स या फिर किंवदंतियों बना दिया करते थे। द लेजेंड यानी वो किंवदंती या फिर दिव्य चरित्र जो वो लोग बनाते थे। द लेजेंड दैट द अर्ली ग्रीक्स हैड टू एक्सप्लेन एन इको इज वेरी चार्मिंग। देखिए, ये दिव्य चरित्र जो था
दैट द अर्ली ग्रीक्स, यानी जब ग्रीक का एक काल चलता था, बहुत प्राचीन काल में, बहुत पहले के समय की बात है, तो उन्हें हैड टू एक्सप्लेन, उन्हें इस चीज़ का वर्णन करना था। एंड इको इज़ वेरी चार्मिंग, कि इको जो होती है यानी गूंज या प्रतिध्वनि, वो बहुत ही मनमोहक। वुड यू लाइक टू नो व्हाट इट इज़, वुड यू लाइक टू, क्या आप पसंद करना चाहेंगे, या आप यह पसंद उससे जानना है, इको के बारे में जानना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू नो व्हाट इट इज़, व्हाट इट इज़ का मतलब यह क्या है, यानी इको क्या है, आप जानना चाहेंगे, जानना पसंद करेंगे। हियर इट इज, यह कहाँ है, ये क्वेश्चन मार्क का है कि सवाल पूछा जा रहा है। ठीक, अब आगे देखते हैं। देयर वॉज वंस अ लवली नीप, एक बार एक, लवली मीन्स प्यारी अप्सरा थी, ऐसा कि ग्रीक माइथोलॉजी में बताया गया है इको के बारे में, वही यहाँ पे दिया गया। देयर वाज वंस यानी एक बार, अ लवली नीप एक प्यारी अप्सरा थी, कॉल्ड इको जिन्हें इको कहा जाता था, या फिर गूंज या प्रतिध्वनि कहा जाता था। हु हैड वन बैड क्वालिटी, हु हैड यानी जिसके पास थी, हु हैड में जिसके पास थी, वन बैड क्वालिटी यानी एक बुरी आदत। सी टॉक्ड टू मच, वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी। टॉक टू मच मीन्स बहुत ज़्यादा, टॉक्ड मीन्स, टॉक मीन्स बात करना, टॉक मीन्स बात किया करती थी। टू पनिश हर, उसे सजा देने के लिए, पनिश का मतलब दंड या फिर सजा, तो उसे सजा देने के लिए द गॉडेस हेरा, वहाँ ग्रीक में एक देवी होती है, हेरा उनका नाम था, फॉरबिड हर, मैंने फॉरबिड का मीन्स होता है मना किया, फॉरबिड का ये भीटू है, फॉरबिड मीन्स होता है मना करना, अब फॉरबिड फॉरबिड इसका भीटू होता है, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, यानी मना किया। तो जो गॉडेस हेरा जो थी, उन्होंने मना किया किसे, ये इको को, टू स्पीक विदाउट विदाउट फर्स्ट बीइंग स्पोकन, बिना बोले, बिना बोले बात करने के लिए कहने से मना किया। देखिए, इस फॉरबिड हर टू स्पीक, मतलब मना किया, उन्हें बोलने से मना किया, विदाउट फर्स्ट बीइंग स्पोकन, जब तक उनसे कहा न जाए, फर्स्ट बीइंग स्पोकन मीन्स कहा जाना, एंड देन और तब, ओनली टू रिपीट वाट सी हैड हर्ड, वाट सी हैड हर्ड, और उसके बाद सिर्फ उसे दोबारा यानी पुनरावृत्ति करने को बोला गया, या फिर पुनः दोहराने को बोला गया, वो जो कुछ उन्होंने सुना है। व्हाट सी हैड हर्ड, हर्ड मीन्स जो सुनी थी, व्हाट सी हैड हर्ड, उन्होंने जो कुछ भी सुना था, उन्हें सिर्फ दोहराने को बोला गया, वो भी तब जब उनसे बोला जाए ऐसा करने को। वन डे यानी एक दिन, इको सॉ द हैंडसम यूथ, इको जो था एक सुंदर अप्सरा थी, उन्होंने देखा, सॉ मीन्स देखा, अ हैंडसम यूथ एक सुंदर नौजवान को देखा, जिसका नाम था नार्सिसस, नार्सिसस आप यहाँ देख सकते हैं। सी फेल इन लव विथ हिम, सी फेल इन लव, फेल इन लव मीन्स होता है प्यार में पड़ जाना, यहाँ ऐसे तो फेल मीन्स होता है गिरा, और फॉल मीन्स गिरना होता है, तो फॉल का ये वीटू है और का सेकेंड फॉर्म फेल है, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस से लिया गया है। सी फेल मीन्स वो पड़ गई, इन लव यानी प्यार में पड़ गई, विथ हिम यानी नार्सिसस के साथ, एट वंस एक ही बार देखते हैं उनके प्यार में पड़ गई, बट लेकिन ही डिड नॉट रिटर्न हर लव, और लेकिन उन्होंने उसकी प्यार को लौटाई नहीं। इको ग्रीव सैडर एंड सैडर, देखिए अब इको जो थी, चूंकि नार्सिसस ने इको के प्यार को लौटाया नहीं, तो इको ग्रीव सैडर एंड सैडर, अब वो उदास होती चली गई, इको जो थी उदास होती चली गई, सैडर इन सैडर, सैडर इन सैडर मीन्स, सैड मीन्स होता है उदास, और सैडर जो है उसका कॉम्पेरेटिव डिग्री का वर्ड है, यानी कि सैड से ज़्यादा, सैड से ज़्यादा यानी और उदास होती चली गई। एंड पिन्ड अवे, एंड पिन्ड अवे until nothing was left of her but her voice, देखिए पिन्ड अवे का मतलब होता है खो देना, तो उन्होंने अपना खोना स्टार्ट कर दिए, क्या, until यानी जब तक कि
नथिंग वॉज लेफ्ट, जब तक कि उनके पास कुछ नहीं बचा ऑफर, बट हर वॉइस, उनकी आवाज़ के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा, तब तक उन्होंने अपना उदासी के चलते अपना शरीर को, अपनी मन को, अपनी सारी भौतिक चीज़ें, भौतिक आकार को खोना जारी रखा। एंड इट इज़ हर वॉइस विच यू हियर, इट इज़ हर वॉइस विच यू हियर when you speak and your words are repeated। देखिए, अब उन्होंने, उनका शरीर तो पूरी तरीके से खत्म हो गया। वो नार्सिसस के प्यार में पड़ने के कारण, जब नार्सिसस ने उनके प्यार को नहीं लौटाया तो वो दुखी हो गई, उदास हो गई, और इस उदासी के चलते दिनों दिन उनका शरीर खोखला होता गया और वो अपना शरीर खोती गई, और सिर्फ अब उनके पास अपनी आवाज़ ही बच गई थी, वो साउंड बच गई थी। एंड इट इज़ हर वॉइस, और ये जो आवाज़ होती है ये उन्हीं की होती है, यानी कि ईको की। व्हेन यू हियर, जो कि आप सुनते हैं। व्हेन यू स्पीक, जब आप बोलते हैं। एंड योर वर्ड्स आर रिपीटेड, और आपकी आवाज़ को दोहराया जाता है। जैसे आप किसी दीवार के सामने खड़े होकर बोलते हैं कुछ और वो टकरा के फिर आपको सुनाई देता है, उसे ईको बोलते हैं। अब हम इसमें आगे देखेंगे। इसका ये तो है ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग कि ईको क्या था और ईको क्या होता है, उसे कैसे एक्सप्लेन किया गया था। अब हम इसका साइंटिफिक एविडेंस देखें। दैट सैड लेजेंड डजंट रियली एक्सप्लेन एन ईको। देखिए, वो दुखी जो दिव्य चरित्र है, लेजेंड मीन्स होता है दिव्य चरित्र या फिर किंवदंती, डजंट रियली एक्सप्लेन, वो नहीं करते हैं वर्णन, वास्तविक रूप से वर्णन नहीं करते हैं एक ईगो की, ऑफ वास्तव में नहीं करते हैं। टू अंडरस्टैंड, यह समझने के लिए, व्हाट कॉजेज एन इको, यानी एक इको यानी प्रतिध्वनि के कारण क्या है, यह समझने के लिए यू हैव टू नो समथिंग अबाउट साउंड। आपको यह समझना है, कुछ समझना है अबाउट साउंड मीन्स ध्वनि। आपको ध्वनि के बारे में कुछ समझना पड़ेगा। यू हैव टू नो मीन्स आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। समथिंग, कुछ, समथिंग मीन्स कुछ, अबाउट यानी बारे में, ध्वनि के बारे में कुछ समझना पड़ेगा। साउंड ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 340 मीटर्स पर सेकेंड इन ड्राई एयर। अब इसमें देखिए साइंटिफिक एविडेंस आ रहा है साउंड के बारे में। तो बता रहे साउंड ट्रेवल्स यानी साउंड चलता है एट ए स्पीड ऑफ अबाउट 340 मीटर्स पर सेकेंड। इस साउंड की चाल जो होती है, गति जो होती है ध्वनि की, वो 340 मीटर प्रति सेकेंड, यानी एक सेकेंड में इस साउंड जो होता है, हम लोग जो बोलते हैं, हमारी आवाज़ की चाल जो होती है 340 मीटर्स पर सेकेंड होती है सूखी हवा में। इन ड्राई एयर में, सूखी हवा में, गर्मी के दिनों में जो हवा होती है, लेकिन बरसात के दिनों में हवा जो होती है ड्राई नहीं होती है, थोड़ी भीगी हो जाती है, तो उसमें अलग होती है। तो ड्राई एयर में 340 मीटर्स पर सेकेंड होती है। इन ट्रेवल्सिंग वेव्स, या तरंगों के रूप में यात्रा करती है, यानी आगे बढ़ती है और चलती है। मच लाइक रिपल्स मेड बाई अ पेबल थ्रोन इनटू अ पॉन्ड और लेक। देखिए, मच लाइक मीन्स ठीक उसके जैसा, ठीक लहर के जैसा। कैसा? रिपल मीन्स लहर, लहर कैसा? मेड बाई अ पेबल थ्रोन इनटू अ पॉन्ड। जैसे हम किसी तालाब या फिर झील में एक पत्थर को फेंकते हैं तो गोलाई में बना हुआ एक ऊपर नीचे लहर की तरह आगे बढ़ता रहता है। यही वो बता रहा है कि जैसे वो रिपल मीन्स वो लहर जैसे बनता है, उसी तरीके से साउंड का तरंग जो है, उसका लहर जो है आगे बढ़ता है, जिससे अब कहीं दूर खड़ा हुआ इंसान सुन पाता है। एंड साउंड वेव्स गो आउट इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द सोर्स। तो साउंड वेव यानी ध्वनि की जो तरंगे होती है, लहर होती है, वो अपने सोर्स से चारों दिशाओं में चलती हैं। जैसे पानी में फेंका हुआ वो जो कंकड़ होता है, उसके वजह से जो पानी की लहरें चलने लगती हैं, उसी तरीके से हवा में ध्वनि की तरंगे उसी तरीके से सारे दिशाओं में चलती रहती है। लाइक द लाइट फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक बल्ब, उसी तरीके से, लाइक द लाइट मीन्स उसी तरीके से जैसे कि एक लाइट बल्ब से रोशनी चारों दिशाओं में चलती है।
नाउ अब when a sound wave meets an obstacle, ऑब्स्टिकल मीन्स होता है अवरोध, मिट्स मीन्स होता है मिलना, वेव मीन्स होता है तरंग, तरंग मीन्स जैसे लहरों को बोलते हैं, जैसे पानी की लहर आगे बढ़ता था उससे वेव बोलते हैं। व्हेन अ साउंड वेव यानी जब एक ध्वनि की तरंग मिलती है किससे, एक अवरोध से। अवरोध किसको बोलते हैं, जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ता बंद मिला, जैसे मान लीजिए कोई कुछ ऐसी घटना हो गई जिससे आप उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक रेलवे क्रॉसिंग ही बंद है तो आप वहाँ से आगे नहीं निकल पा रहे हैं, तो उसे आप क्या बोलेंगे, एन ऑब्स्टिकल, यानी कि वो एक अवरोध है। तो ये अवरोध के बारे में, जब साउंड की ये ध्वनि की जो तरंग है जब एक अवरोध से मिलती है या टकराती है, इट में बाउंस बैक, यानी वो दोबारा लौट के आती है उसी दिशा में, और बी रिफ्लेक्टेड या फिर परावर्तित हो जाती है। परावर्तित होने का ये मतलब है कि इधर से टकरा के गई या फिर उसी दिशा में टकरा के लौट गई, उसे रिफ्लेक्ट होना बोलते हैं। जस्ट एज लाइट इज रिफ्लेक्ट, जैसे कि प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित होता है, उसी तरीके से व्हेन अ साउंड वेव इज रिफ्लेक्टेड इन दिस वे, जब ध्वनि की तरंगे परावर्तित होती है इस तरीके से, इन दिस वे का मतलब होता है इस तरीके से या फिर इस तरह, इट इज हियर्ड, इट इज हर्ड एज एन इको, तब इसे हम इको बोलते हैं, यानी प्रतिध्वनि बोलते हैं या फिर गूंज। सो इसलिए एन इको इज साउंड, तो इसलिए एक इको जो होता है ये एक ध्वनि ही होता है, रिफ्लेक्टेड बाय हिटिंग एन ऑब्स्टिकल, रिफ्लेक्टेड यानी जब ये अवरोध से टकरा के लौटती है यानी परावर्तित होती है तो उसे इको बोलते हैं। अभी इसमें आगे देखेंगे, आगे हम देखते हैं इस स्टोरी में या इस टॉपिक में आगे क्या है। नॉट ऑल ऑब्स्टिकल कैन कॉज इक्वल, देखिए नॉट ऑल ऑब्स्टिकल यानी कि सारे, नॉट ऑल मतलब सारे ऑब्स्टिकल यानी अवरोध, कैन कॉज इक्वल यानी कि ऐसा नहीं है, नॉट मीन्स ऐसा नहीं है कि ऑल ऑब्स्टिकल यानी सारे अवरोध ही इको पैदा कर सके, कैन कॉज मीन्स इको का कारण बन सके, हो गए फिर भी सम ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब द साउंड्स, कुछ चीज़ें जो होती है, सम ऑब्जेक्ट्स मीन्स कुछ चीज़ें, ऑब्जर्व मीन्स उसका अवशोषण कर लेना यानी अपनी तरफ खींच लेना, द साउंड यानी जो आवाज़ होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आवाज़ को अपनी तरफ चूस लेती हैं, अवशोषण कर लेती हैं। इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्टिंग इट, इसे परावर्तित करने के स्थान पर, इंस्टेड का मतलब होता है के स्थान पर, तो उसे परावर्तित करने के स्थान पर वो उसे क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। दिस मीन्स, इसका मतलब ये हुआ द साउंड डजेंट बाउंस बैक, कि आवाज़ जो होगी वो दोबारा टकरा के नहीं लौटेगी। डजेंट बाउंस बैक का मतलब होता है लौट कर आना, टकरा के लौट के आना। देयर इज नो इको, तब कोई इको नहीं होगी। बट यूजुअली, यूजुअली मीन्स होता है सामान्यतः, लेकिन सामान्यतः स्मूथ यानी चिकना, रेगुलर मीन्स बराबर, सरफेस मीन्स सतह, लेकिन सामान्यतः चिकना और बराबर सतह से, सच एज ए क्लिफ, क्लिफ मीन्स चट्टान, अ साइड ऑफ दीवार, अ साइड ऑफ ए हाउस मीन्स दीवार, और अ वॉल्टेड रूफ यानी कि खुली छत, विल प्रोड्यूस एन इको, ऐसे इस तरीके के यानी चिकने बराबर सतह जो होंगे जैसे कि चट्टान हो, दीवार हो, छत हो, इससे विल प्रोड्यूस एन इको, जो कि इको को बना सकता है या उत्पादित कर सकता है। अब हम इसमें आगे देखते हैं। डिड यू नो दैट क्लाउड्स रिफ्लेक्ट साउंड एंड कैन कॉज इकोज, डिड यू नो यानी क्या आप जानते हैं कि क्लाउड्स मीन्स बादल यानी कि परावर्तित कर सकता है ध्वनि को, एंड कैन कॉज इको, जिसके चलते कि इकोज यानी प्रतिध्वनि हो सकता है। देखिए क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, मीन्स क्या आप जानते हैं, इन फैक्ट वास्तव में, यू हियर द रम्बलिंग ऑफ थंडर, वास्तव में आप सुन पाते हैं, हियर मीन्स सुनना या सुन पाना, रम्बलिंग मीन्स गड़गड़ाहट, ऑफ
थंडर यानी तड़का या फिर बिजली, बिकॉज द फर्स्ट शार्प साउंड इज बीइंग रिफ्लेक्टेड अगेन एंड अगेन बाय द क्लाउड। द फर्स्ट शार्प साउंड यानी कि पहली तीक्ष्ण, क्योंकि पहला बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि पहला जो तीक्ष्ण साउंड होता है यानी आवाज होता है, जो कि बीइंग रिफ्लेक्टेड यानी जो कि परावर्तित किया जाता है अगेन एंड अगेन बार बार बाय द क्लाउड्स, जो कि बादलों के द्वारा बार बार रिफ्लेक्ट किया जाता है। इस वजह से हम लोग बादलों की इको को सुन पाते हैं। तो इको के बारे में ये था। एक ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में भी आधा में बताया गया है, बाकी के हिस्सों में इसका साइंटिफिक वजह बताया गया है। तो आप बताइएगा आपको ये समझ में आया कि नहीं कि इको या फिर प्रतिध्वनि या फिर गूंज का वजह क्या है, और आपको कैसा लगा वीडियो। आप अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके के वीडियो और भी देखने के लिए। जब मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अगले